हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक नीट एस्पिरेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये किसी भी अथॉरिटी के प्रमोशन को प्रमोट नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम ऋषिक पाठक है और मैंने इसी साल नीट यूजी 2023 दिया, जिसमें मेरा स्कोर 609 था। एमपी स्टेट रैंक 395 थी और कॉलेज वगैरह तो आप देख ही सकते हैं। और सोर्स मेरा ऑनलाइन ही रह गया था, मतलब 2 ईयर्स की प्रिपरेशन मैंने की थी फिजिक्स वाला से, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी। सबसे पहले आप ये इमेज देख लीजिए। ये इमेज अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप डॉक्टर ऐसे नहीं बन सकते। डॉक्टर मतलब भगवान का जैसे दर्जा दिया जाता है। तो आपको फियर, फैमिली प्रेशर, हार्ट ब्रेक, फेलियर, बार बार तो फेलियर से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। और बाद में लोग क्या कहेंगे आपको ये मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट मैटर करता है। सोसाइटी आपका रिजल्ट देखती है, आपका डिस्टेंस कोई नहीं देखता, आपका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नीट 2024 के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आप सब जानते ही होंगे अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 720 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 600 प्लस मार्क्स नेसेसरी होते हैं। एक अच्छा गुड जैसे मतलब इतने मार्क्स लाने पर आपकी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ आपको अपने स्टेट में, मैं हाई कट ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब एक्सेप्शनल है थोड़ा। तो इतना स्कोर आपको अगर अच्छा जीएमसी चाहिए, श्योरिटी चाहिए, तो इतना स्कोर लाना पड़ता है। और उसके लिए कौन कौन चीज़ें होती हैं आगे देखते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स तो आप सब जानते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है। अब अप्रोचेस की बात करते हैं इंडिविजुअली तीनों की। बायोलॉजी में जूलॉजी होता है आपका और बॉटनी होता है। बॉटनी के लिए बात करें तो बॉटनी में जो मेजर टॉपिक्स हैं, मैं इस वीडियो में केवल मेजर टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। मॉर्फोलॉजी के लिए आपने क्या करना है, चार्ट बना लेना है एग्जाम्पल्स का एनसीईआरटी से और उसको बार बार रिवाइज करना है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपको बार बार रिवाइज करना है। और फिर अगर एनाटॉमी की बात की जाए, सेल साइकिल की बात की जाए या जेनेटिक्स की बात की जाए, तो इनमें आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। खासकर जेनेटिक्स में, आपको केवल 2 चीज आनी चाहिए, ट्रेड्स का फॉर्मेशन करना, गैमेट फॉर्मेशन करना। गैमेट फॉर्मेशन और क्या प्रोडक्ट बनता है ये बनना चाहिए जेनेटिक्स में, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत यूज होता है। और इधर डीएनए पैकेजिंग आपको समझनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, इनमें यह है कि भाई साहब रटने से काम नहीं चलने वाला आपका। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, तो जैसे बायो की एक प्रथा चली आ रही है कि आप मल्टीपल टाइम, भाई साहब मैं बोलता हूँ आपने एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, बस पढ़ते रहो जब तक दिमाग में सेट ना हो जाए। लास्ट टाइम में भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। फिर आगे हम बात करेंगे अगर तो जूलॉजी की अगर बात करें तो जूलॉजी में जो मेजर पोर्शन जिनमें स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, तो पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी स्टूडेंट्स के फेवरेट होता है। सबको मतलब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी देखने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने बहुत मजा आता है, क्योंकि इनमें अपने बॉडी पार्ट्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सब के बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए रहते हैं। सबको मजा आता है पढ़ने में, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सिली मिस्टेक्स यहीं से पॉसिबल होती हैं। तो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करना है, जितनी बार हो सके एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए। मैं तो बोलूंगा कि इनके नोट्स मत बनाओ, केवल और केवल एनसीईआरटी आप फॉलो करते रहो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जूलॉजी में अच्छे मार्क्स। इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे फिर से। और बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसमें भी आपको अच्छे से कंसेप्ट को बनाना पड़ेगा। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एक बार बस कंसेप्ट बनाने की जरूरत होती है। इनमें कुछ चीज़ें हैं बायो में जिनमें मुझे पता है कि सब कुछ रटने वाला नहीं होता, सब आप रटोगे तो सब कबाड़ा हो जाएगा। फिर एनिमल किंगडम बहुत बच्चों का दर्द रहता है, मेरा भी दर्द था। आपने क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। चार्ट में क्या करना है, एक साइड किंगडम लिखना है और एक साइड उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, मतलब फाइलम और एग्जाम्पल्स, उनके निक नेम, उनके सारे नेम आपको लिख लेने हैं। कंजूसी मत करना, लिख के अपने वॉल के सामने स्टडी टेबल पर आप चिपका सकते हो और रोज मिनिमम एक बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, वही आपको फार्मूला चार्ट बनाना होता है और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको उतने आप क्वेश्चंस करिए। फार्मूला चार्ट इसमें बहुत नेसेसरी होता है। एक फार्मूला का इधर उधर हुआ आपका तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, -5 हो जाएगा आपका। तो फार्मूला चार्ट आप इजीली बना सकते हो यार, हर एक चैप्टर का नेम डालो। मैंने मतलब जितने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं सबके फार्मूला चार्ट बनाए थे और एक कॉपी ही बन गई थी मेरी उसकी, स्टेपल कर करके पेजेस की। और जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके PYQs हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, और इधर एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो सब आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एनसीईआरटी नीट में एनसीईआरटी से इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही डाल देते हैं, वैल्यू तक चेंज नहीं करते हैं। फिर उसके आगे की बात करेंगे अगर अपन, तो एक सेकंड, उसके आगे की बात करेंगे अपन तो आता है हमारा इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए ये 3 मेजर चीजें हैं जिनमें स्टूडेंट्स को
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना आपके माइंड में फिट होता जाएगा और अपने लास्ट में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट और दिमाग में सेट रहेगा। शॉर्ट नोट बना ले ट्रेंड्स के। पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इधर रखने से काम नहीं चलेगा। केमिकल बॉन्डिंग में तो खास करके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात आती है यहाँ पर। पी ब्लॉक की बात करें तो केवल पी ब्लॉक जो फर्स्ट वाला है उसकी तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और ट्रेंड्स के नोट्स बनाने हैं, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह किसमें फाउंड की जाती है। और पी ब्लॉक की जो कि 12th वाला पार्ट है, आप एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठना उसकी। एनसीईआरटी में आपने क्या क्या पढ़ना है कि यूजेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स और नोबल गैसेज जो भी एनसीईआरटी में दी। नोबल गैसेज तो जरूर पढ़ लेना भाई, आया था क्वेश्चन, इसी साल आया था और बहुत ज़्यादा उसमें हीलियम वाले में मतलब बोनस होगा या नहीं होगा, इस पर भी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कह सकते हैं। और रिएक्शंस की बात करेंगे तो प्रॉपर नोट्स बनाए रिएक्शन का और उसको जितनी बार हो सके बार बार रिवाइज करते जाएं और एक पेपर लें उसमें पी ब्लॉक 2 डालें और जितनी भी उसकी रिएक्शन, क्योंकि इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ ही रिएक्शंस होती हैं, मैंने तो मतलब अपने टीचर के जो नोट्स थे उसी को बार बार रिवाइज किया, रिएक्शंस में काम हो गया। फिर उसके बाद अपन ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में आपको पहले तो जीओसी समझना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक में सर्वाइव करना चाहते हैं, आपने बिल्कुल सही सुना, जीओसी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आगे की हाइड्रोकार्बन्स वगैरह आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। जीओसी आपको समझनी पड़ेगी, एसिडिटी बेसिसिटी ये सब आपके टेस्ट पर होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ऑर्गेनिक में ज़्यादा 11th में चैप्टर नहीं है, लेकिन ये जीओसी जो है पूरे ऑर्गेनिक की जान है, ऐसा एक चैप्टर नहीं जहाँ ये यूज़ नहीं होता। फिर है रिवाइज करिए, नोट्स रेगुलरली बनाइए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, इनमें ऑर्गेनिक की एक और खास बात होती है कि ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इधर इट विल फ्रॉम मॉड्यूल, इधर इट विल फ्रॉम एनसीईआरटी, कहीं से भी जहाँ से आपको मिल जाए वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। सारी नेम रिएक्शन करिए, जैसे स्वाट रिएक्शन, पिंकल-स्टीन्स रिएक्शन, वुड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं प्लस नीट में भी आते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्यारा फिजिक्स, जिसकी इंतजार आपको अभी तक होगा। तो फिजिक्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट बार बार बनाने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बस फॉर्मूला रख लेते हैं और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जैसे एनएलएम वगैरह हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, इन सब पे जब कंसेप्ट की बारी आती है, इनमें कंसेप्ट लगता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से तो काम चलेगा नहीं। तो इनमें कंसेप्ट करने पड़ते हैं, पर इसमें नहीं पड़ता कि आप कितने क्वेश्चन करते हो। कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपके 20 क्वेश्चन में भी अच्छी प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप 1000 क्वेश्चन लगा लो, कोई मतलब नहीं है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो करो, कंजूसी मत करना यार। फिजिक्स में बाकी में कर लो तो चलेगा, बायो में लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसकी एक अलग वीडियो आएगी। तो जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन कर लो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व पी वाई क्यूज। मैं बार बार कहूंगा कि पी वाई क्यूज लगाना मत भूलना। कई बार क्या होता है, रिपीटिशन होता है ईयर्स में उनका पी वाई क्यूज का, इसलिए पी वाई क्यूज तो मस्ट है, चाहे फिजिक्स की बात हो, बायो की बात हो, आपकी केमिस्ट्री की बात हो, पी वाई क्यूज जैसे चैप्टर खत्म हो तुरंत पी वाई क्यूज लगाओ। लास्ट टाइम में पी वाई क्यूज लगाना, ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन में मत पढ़ना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, ये हो गया, खत्म हो चुका है। आप इतनी मेहनत करो कि आप ये लाइन कह पाओ आखिरी में और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाओ, वहाँ की सब लिखा है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ यार आज की वीडियो को एंड करते हैं इसी तरह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यार सबसे जरूरी है आप पढ़ाई करके रहें, ये वीडियोस वगैरह तो चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर टू अदर फ्रेंड्स फॉर द प्रीमियम कंटेंट।